लगता है मोड़ के दूसरा का और लगा लीजिए। हाँ तो कहाँ रखे हैं, कहाँ पूछ रही है? कहाँ कहीं जाए दो। ठीक, चलिए देखिए, शिक्षण में आपका संप्रेषण का बहुत ज़्यादा रोल होता है। शिक्षण प्रक्रिया कराते समय संप्रेषण का क्या महत्व होता है इसको समझेंगे पहले। कि अगर कोई शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में अगर शिक्षण प्रक्रिया चल रही है तो उसमें संप्रेषण का क्या रोल है, ठीक है ना। जबकि पीसीएस की परीक्षा देंगे अगर, तो संप्रेषण से आपका 7 से 8 नंबर का आता है, बस संप्रेषण टॉपिक से ही बात करेंगे, पीसीएस में आता है, ठीक है। वहीं अगर आप बात करेंगे, देखेंगे कल का आईएएस का रिजल्ट आया है ना, मेंस का भाई है फाइन, वो मेंस का बहुत बोले हम भी, मेंस का फाइनल आया है ना, इसी के बाद इंटरव्यू है, ठीक। तो उसमें लड़कियों का बहुत वर्चस्व रहा है, अच्छी बात है भाई, रहना ही चाहिए। जो पढ़ेगा वही ना होगा, सीधा बात, हम तो इसे कहते हैं कि हाँ लड़के कहाँ पढ़ते हैं, सही बात। लड़के भले ना पढ़ते हो, सरकार तो वही चला रहे हैं, है कि नहीं, बस वही बात। मत पढ़िए लेकिन सरकार हम ही लोग चला रहे हैं, ठीक। हम लोग को नौकर नहीं बनना है, सरकार बनना है, बात समझ गई। सरकार नौकर है, प्रधानमंत्री नौकर हो, कहाँ से, कुछ नहीं, बस क दिन 1 महीना बस प्रचार में, और थी ना, हाँ तो कोनो बात ना, उन पैसे में गिन पाए तो बनाया गया, उनको गिन नहीं पाएंगे तो अब लेखा जोखा रख पाएंगी, और कोई मतलब नहीं था, ठीक। जबरदस्ती का है मतलब घर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, सही है बात है। एक लोग हमको फ़ोन किए, कहाँ सर जी नोट सभा नहीं दिलवाएंगे, हाई कोर्ट से आदेश आ रहा, मर्डर हो जाएगा। हम कहने कि बता दो भाई, हम किसी ठंडा कर रहे हैं कहता हूँ कि दिलवा दीजिएगा, हम चलिए ठीक है भाई, दिए तो कहे केसन है, इतना केस मत चलाइए आप, ठीक। तो ये बात है, आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगलिए बगल है। चलिए देखते हैं, शिक्षण के संदर्भ में संप्रेषण की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं बताया था कि हम लोग पढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान किसका है, मनोविज्ञान की शाखा है। मनोविज्ञान का अध्ययन किस रूप में किया जाता है, व्यवहार का अध्ययन। जब तक शिक्षक शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन नहीं करेगा तब तक उसका शिक्षण बेहतर नहीं होगा, ये बात समझ लीजिएगा। अगली कंडीशन मैं बताया था, हर बार ये बात बताता हूँ कि प्राथमिक और जूनियर का शिक्षक बनने में आपको कहीं पर भी मनोविज्ञान नहीं पढ़ाना है, फिर भी आपके टेट सुपर टेट की परीक्षाओं में क्या पढ़ना है, मनोविज्ञान पढ़ना होता है। उसका मुख्य उद्देश्य बस यही होता है कि आप बच्चे के व्यवहार को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप बच्चे का व्यवहार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो समझ लीजिएगा कि आपका शिक्षण क्या होगा, एकदम सर्वोपरि होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा और प्रभावी माना जाएगा। बात समझ सबको। अब बात करते हैं, शिक्षण में को परिभाषा लिखवाए थे कि अर्थ में लिखवाए थे कि शिक्षण जो होता है वो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की क्या होती है, उस कड़ी को जोड़ने के लिए किसका महत्व होता है, समझ लीजिएगा। अगर हमारी बात आपको समझ में आए और आपकी बात हम समझ सकें, इस बात को परिभाषित, परिलक्षित या जानने के लिए संप्रेषण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। कम्युनिकेशन माने क्या होता है, जुड़ना। कहीं कहीं देखेंगे जहाँ पर टीवी रिमोट कंट्रोल डिश डीटीएच टीवी भी मिलता है, वहाँ पर भी लिखा होता है कम्युनिकेशन सेंटर लिखा होता है। इसलिए कि दूरदर्शन के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब एक व्यक्ति असंख्य व्यक्तियों को क्या करता है, वो जोड़ता है। उसके विचार आपके विचार से क्या करते हैं, मैच करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और इसी को शाब्दिक अर्थ में कहा जाता है विचारों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिंपल एकदम समझिएगा। अब विचारों के आदान प्रदान करने के लिए एक चीज़ की आवश्यकता पड़ी, इसका नाम क्या है, भाषा को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, लैंग्वेज, ठीक है ना। अब देखिए भाषा की परिभाषा क्या होगी बताएगा, एनीबॉडी एल्स। अच्छा, सामान्य रूप से विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया भाषा कहलाती है।
वहां पे माध्यम से भी इस्तेमाल करिए। अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूं और मुझे टोटल अंग्रेजी आता है और आपको टोटल हिंदी आता है, हमारा आपसे संप्रेषण हो पाएगा? कभी नहीं होगा। उस बीच में एक ऐसे मीडिएटर की आवश्यकता पड़ेगी जो उसको क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा। और मीडिएटर ही क्या कहलाता है, माध्यम कहलाता है। मतलब कि हमारे विचारों को, हमारे बातों को आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वही माध्यम क्या होती है। और जब विचार आदान प्रदान हो जाते हैं तो अर्थात क्या हो गया हमारा, हमारे सबको ना। ठीक, अब बात करेंगे भाषा सामान्य रूप से कितने रूपों में व्यक्त की जाती है। आपको सबको पता है 3 रूप में। पहला होता है क्या, सांकेतिक, दूसरा क्या होता है मौखिक, और उसके बाद क्या होता है लिखित। ये बात तो सबको पता ही होगी। ये बात हिंदी में शुरू में ही बताया गया होगा जब भाषा पढ़ते हैं। ठीक, फिलहाल संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? भाषा की विधि है। बोली क्या होती है? किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाता है, उसी को हम बोली कहते हैं। जैसे हम लोग इधर बोल रहे हैं तो बोली हो गई, यही वहाँ चले जाइए इधर थोड़ा सा बलिया साइड में, तो वहाँ भोजपुरी बोली जाएगी शुद्ध रूप में, तो क्या हो जाएगी क्षेत्रीय भाषाओं में, तो वो बोली है। और वहीं देखिए बड़े लेवल पे, जैसे कभी आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हो तो आप करेंगे तो देखेंगे कि फ़ोन कौन कहता है कि हिंदी के लिए 1 दबाएं, अंग्रेजी के लिए 2 दबाएं, ऐसे लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है। तो क्या है बताइए, हाँ ये तो होता शुरू में। हाँ सही कह रहे हैं आप। तो हमने पहले जब हिंदी पढ़ा तो मैंने यही पहले बताया था, पहले बोली आई, बोली बाद क्या आ गई भाषा, भाषा के बाद क्या आई, भाषा को समझने के लिए क्या आया था वर्ण परिचय, वर्णमाला, वर्णमाला में क्या आया वर्ण और अक्षर आए, वर्णों को सुव्यवस्थित क्रम लिखना, शब्द आ गए। फिर उसके बाद से वाक्य आया, वाक्य बाद सॉरी अक्षर आया, शब्द आया, उसके बाद क्या आ गया वाक्य आ गया। समझ गई बात। यहाँ पे आप सादिक तौर पे समझेंगे कि आप समझ रहे हैं कि आप उस परिपेक्ष में बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि सर आप जो बोले, लेकिन बोली जो होगी वो विशेष क्षेत्र में के लिए होगी, अब भाषा पूरे क्षेत्र के लिए होगी। जैसे यहाँ की भाषा पूछेगा कोई तो क्या बताएंगे, हिंदी भाषा है। फिर हम किस राज्य में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में। करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिर बोली होगा वो। हाँ चलिए ठीक है, ठीक चलिए आगे देखिए। तो भाषा को कितने रूप में व्यक्त किया जाता है, 3 रूप में। पहला क्या है सांकेतिक, दूसरा क्या होता है और तीसरा क्या है यहाँ पर। सांकेतिक का मतलब क्या होता है, संकेत के द्वारा, अर्थात अगर सीधा लिख दे कि हाव भाव के द्वारा कोई व्यक्ति अपनी बात को प्रस्तुत करता हुआ क्या कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर बोल कर सिर्फ, अगर साक्षात्कार में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, कौन सा माध्यम प्रयोग करते हैं, टोटली मौखिक होता है वहाँ पे, बात समझ गए ना। और लिखित क्या होता है, जब आपको परीक्षा होता है, एग्जाम होते हैं, वहाँ पर कैसा लिया जाता है, संप्रेषण हो रहा है। देखते होंगे जब आपको प्रश्न आता है, प्रश्न का उत्तर जब मिलता है, जब एग्जामिनर चेक करता है तो कहता है बच्चा बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा लिखा है मतलब उस एग्जामिनर का बच्चे के किस भाषा से भी का संप्रेषण हो रहा है। समझ हमारी बात, उस एग्जामिनर आपको देख कर नहीं दे रहा है उत्तर, अरे क्या बोल अंक, वो किस भाषा के माध्यम का प्रयोग कर रहा है, वो लिखित, और वह भाषा उसको समझ में आनी चाहिए। हिंदी का पेपर और में चाइनीज लिख के आइए, आप कहिए कि वो चाइनीज वाला हम लिख लें तो समझ में नहीं आना चाहिए, उसको आएगा, वो संप्रेषण होगा। जब संप्रेषण होगा नहीं, वो आपकी भाषा को विचार को समझेगा ही नहीं, तो क्या आपका संप्रेषण उसका संप्रेषण अच्छा होगा, कभी नहीं होगा। हिंदी के पेपर में अंग्रेजी में लिख के चले आइए, क्या संप्रेषण होगा, कोई सवाल ही नहीं होगा। बात समझिए ना। इसी तरीके सांकेतिक, मौखिक, लिखित भाषाओं के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति का विचारों का आदान प्रदान होता है तो वही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। समझिए। अगला बात करेंगे, एक प्रबंधन होता है। प्रबंधन समझते हैं, जैसे मान लीजिए संस्था प्रबंधन कोटा से चले अगर, तो संप्रेषण जो होता है वो प्रबंधन की रक्त धारा होती है। रक्त धारा समझते हैं क्या, चलता। अगर संप्रेषण प्रबंधन टाइट है तो सारी व्यवस्था क्या होती, व्यवस्था सही रहेगी। अब प्रबंधन लूज होगा तो सारी व्यवस्थाएं क्या हो जाएंगी। अर्थात अगर उस बॉडी के प्रत्येक अंगों में खून पहुंचाने के लिए कौन काम करता है,
हृदय, हृदय रुक जाए, अब पूरी बॉडी ठीक रहे, चल जाएंगे? नहीं। दो चीज़ें आपका काम करना बंद कर दे, पूरी बॉडी आपका एकदम व्यवस्थित रहे, आपकी पूरी, दो, पहला क्या, हृदय, दूसरा ब्रेन। दो चीज़ होता है ना, ब्रेन में कोई नसों का चिपकना होता है, तुरंत ब्रेन हेमरेज होता है, टाटा है फिस। और दूसरा क्या होता है, हृदय गति रुक जाना, इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। बात समझ गई ना? अचानक से हार्ट गति क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। हार्ट गति रुकने का अर्थात का मतलब आपके ब्लड पंपिंग जो सिस्टम है वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, आज जब बंद हो जाएगा तुरंत क्या हो जाएगी। अर्थात उसी कहते हैं कि प्रबंध संप्रेषण जो होता है प्रबंधन की क्या होता है, रक्त धारा होती है। बात समझ गई ना? अगर किसी व्यक्ति का यहाँ से हाथ कट जाए तो क्या वह काम करना बंद कर देगा? नहीं, हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसको करके फिर से हम क्या कर सकते हैं, व्यक्ति को चला सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं संप्रेषण। अगर वहाँ पे कोई सामान्य अर्थ पूछेगा तो यही बात कहिएगा कि विचारों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब कहेंगे सर शिक्षण में आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी, शिक्षण में क्यों आवश्यकता पड़ी? इसलिए कि अभी हम आपसे क्या कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं। अगर संप्रेषण नहीं होगा तब तक शिक्षण प्रभावी नहीं माना जाएगा। लिखा जाए, लिखिए, संप्रेषण लिखिएगा, अर्थ लिखिएगा, अर्थ, संप्रेषण का अर्थ बोले, बस वही बात लिख लीजिएगा। सामान्य रूप से विचारों के, सामान्य रूप से विचारों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया, सामान्य रूप से विचारों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया, आदान प्रदान करने की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। सामान्य रूप से विचारों को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। अब लिखिएगा परिभाषाएं या उदाहरणाएं, इजी मेयर के अनुसार लिखिएगा। वो एक सामान्य अर्थ था जो आप कहीं पर बोल सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आपको एग्ज़ाम में वो नहीं आएगा तो मनोवैज्ञानिकों के कथन आते हैं, जैसे दे देगा इजी मेयर के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा क्या होगी, तब वहाँ पे देखिए लिखेंगे इजी मेयर के अनुसार, लिखिएगा संप्रेषण से तात्पर्य, संप्रेषण से तात्पर्य संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों से, एक व्यक्ति के विचारों से एक व्यक्ति के विचारों से दूसरे व्यक्ति को परिचित कराना है। एक व्यक्ति के विचारों से दूसरे व्यक्ति को परिचित कराना है, दूसरे व्यक्ति को परिचित कराना है। परिचित कराना, इन्वर्टर का क्लोज कर लीजिएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, बस हमारा विचार आपसे क्या है, परिचित है। पहली बार जो क्लास करने आएगा वो हमारे विचार से क्या रहता है, परिचित नहीं रहता। पहले दिन वो क्लास में अपने आप को क्या महसूस करेगा, असहज, इसलिए कि उसका संप्रेषण या हमारे विचारों से उसका परिचय नहीं हुआ है। जैसे एक दिन, दो दिन, तीन दिन होंगे तो आप हमारे विचारों या प्रत्येक शिक्षक के विचारों से क्या हो जाएंगे, आप परिचित, और इस वातावरण में भी आप क्या हो जाएंगे, ढल जाएंगे। तुरंत आपको व्यवस्थाएं और जो प्रक्रिया होगी क्या बन जाएगी, सहज बन जाएगी। ये होता है सबके साथ। पहली बार इसी, बस यहाँ की बात कर लें, या आप बीटीसी बीएड कहीं किए होंगे, उस कॉलेज में भी पहली बार एडमिशन के बाद गए होंगे, दुनिया का शरीफ लेकर तो वहीं रह लेगा, है कि नहीं? हाँ, देख लो ऐसा आदमी का तो सूटो ना करा था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि पहली भी दिन जाएंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में सबसे शरीफ इंसान है। बात सब एकदम चुपचाप शांत, इन्नी उन्नी तन को ताकेंगे भी नहीं, कि कहीं ताकेंगे मास्टर देख लिया तब। बात समझ गई।
बस 2 से 3 दिन बीते ना था, हाँ उसके बाद असली रूप नज़र आ जाता है कि नहीं खान साहब बताइए। ठीक, एक और हाँ सही में दिख जाता है, हमको बता दीजिए आप ही तब, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर है कि क्या बोलते हैं, ये होता परिचित। जब हम आपका अपने विचार से, आप हमारे विचार से परिचित हो जाएंगे तो तुरंत वहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रेषण। यह बात किसने बताई है, इजी मेयर ने। आगे लिखिएगा एक परिभाषा, जियो हेमैन के अनुसार मैन के अनुसार जियो हेमैन के अनुसार, बोले लिखिए, संप्रेषण एक व्यक्ति से, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। हस्तांतरित समझते हैं ना, ये अभी बहुत देख रहे हैं, जितना परिभाषा पढ़ेंगे बहुत अधिक, मतलब बहुत अंतर नहीं है, बस शब्द का क्या कर लिए हैं लोग, चुनाव कर लिए हैं, और उसी चुनाव का इस्तेमाल करके वो नई परिभाषा को क्या कर दिए हैं लोग, जन्म दिए, और कुछ बहुत विशेष नहीं है। पहले इन्होंने क्या लिखा हुआ देखिए कि जो क्या वो लिखे हैं, संप्रेषण एक व्यक्ति से, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या है, समझ हस्तांतरित करना। हमारी बात आपको अगर समझ में आ जाएगी तो संप्रेषण अच्छा होगा, अगर समझ में नहीं आएगी संप्रेषण अच्छा होगा। देखते हो कोई टीचर आता है, इनके न्यू टीचर कोई आ गया, आप उसकी बात को समझ नहीं पाते हैं, तुरंत कह देते हैं कि अच्छा नहीं पढ़ा है, इसलिए कि संप्रेषण आपसे या आपके भी उनके विचारों का, उनकी समझ का आपके प्रति हस्तांतरण नहीं हो पाए। हस्तांतरण का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होना है। इसी बात को मैं बताया था, हस्तांतरित शब्द प्रयोग वहाँ किया गया होगा जब आनुवंशिक पढ़ाए होंगे। आनुवंशिक में बताए थे कि माता पिता के गुणों का हस्तांतरण होना ही वो अपने बच्चों में क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता। सेम वही बात है यहाँ पर कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर समझ को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह किसने बताया हुआ है, जियो हेमैन ने बताया हुआ है। एक और लिखिए परिभाषा, एक और लिखिएगा, लुईस ए एलन के अनुसार, लुईस ए एलन के अनुसार, लुईस ए एलन के अनुसार, ठीक, पीछे से बताइए, पीछे सबसे खम्बे के पास मैम, लुईस ए एलन कौन है, नहीं पता है, उनके बगल में बताइए मनीषा जी, नहीं पता, आगे आगे मैं माफी से कह रहे हैं, आपको भी नहीं पता, आप बताइए, उनके बगल में नहीं पता है, हाँ किसका, मनोविज्ञान के, हाँ भाई बहुत बढ़िया जवाब, मनोविज्ञान के हैं कुछ, मतलब मनोविज्ञान के जनक हैं कौन, लुईस ए एलन, ठीक। उनके बगल में आपको भी नहीं पता, कोई पढ़ाया भी नहीं है ना, इसीलिए आप बताइए मैम, आपको भी नहीं पता, उनके बगल में बोलिए, उनको नौवे नहीं पता, बताइए, आपको नहीं पता, बगल में है, उनके बगल में इधर से बताइए, उनके आपके पीछे नहीं पता, पूजा जी बताइए, कहाँ, और ऐसा बोले कि हमारे कानों तक आवाज आए, संप्रेषण के जनक, बगल में बताइए मैम, पीछे सूक्ष्म शिक्षण के, आप बताइए मैम, सूक्ष्म शिक्षण, पीछे आप बताएंगे कुछ,
आप तो आ ही रहे हैं पहले दिन आप सूक्ष्म शिक्षण के, ठीक। इतने मतलब लगभग 10-12 लोगों से पूछे हैं, मतलब 3-4 वही लोग रो बताए हैं सही। ये बतिया को हम नहीं भी पढ़ाए होंगे, बीएड बीटीसी का वो जिंदगी में पास उस किए हैं आप लोग कि नहीं, कि डायरेक्ट सीधे इंटर से ही जाके ले लो, ऐसा तो है नहीं आपको। लुइस ए एलन जो हैं वह माइक्रो टीचिंग के क्या हैं, जनक हैं। पूछा गया सवाल है, और अभी हाल ही में जो बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था उसका पेपर हमने आपको सामने ला के क्या करवाए थे, हल करवाए थे, और उसमें भी बताए थे कि लुइस ए एलन कौन है, तो सूक्ष्म शिक्षण के क्या हैं, जनक हैं, फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग। बात समझी ना। इस बात को कॉपी में आप सोच रहे हैं कि आज बता देना कॉपियाँ में लिख ले काम बन जाएगा, कॉपी में लिखने से थोड़े काम बनेगा। बात समझी ना। वो आपके मस्तिष्क में होना चाहिए, और ऐसी चीज़ों को आप रट के कभी नहीं निकाल पाए, जान लीजिएगा। यह आपका एक ऐसा हिस्सा है आपके टीचिंग का, आप कहीं पर भी यह सवाल पूछा जा सकता है, आप कहीं भी चले जाएंगे तो। बात समझी ना। मैं बता दिया हूँ, जो लोग सोच रहे हैं कि अभी वैकेंसी नहीं आ रही है, हम अब पढ़ लेंगे, बदों में नोट सवार रहेगा, तो अभी से थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव लाइए। वहाँ पर मैं बता, एग्ज़ाम की डेट आने के बाद प्रैक्टिस सेट किया जाता है, पढ़ाई नहीं किया जाता है, जान लीजिए, समझ रहे हैं। टॉपर 3 में जो आईएएस लड़कियाँ निकली हैं, आपको क्या लग रहा है कि एक दिन का मतलब तुरंत आई तुरंत हो गया, 15 दिन में हो गया, 15 दिन की पढ़ाई में निकल गया, कोई बतिया हो जाती है। कोई बच्चा पास होता है तो पूछा जाता है क्या घंटा पढ़ देते, 18 घंटा। ओके, पता लगा 6 घंटा सुनते खातिर, अबे बता दी 19 घंटा, तो कोई तुम्हारा तो मानसिक संतुलन खराब हो गया है, समझिए। अगर कोई बच्चे से पूछेगा ना आप कितना घंटा पढ़ते थे, तो बताएगा 18 घंटा। जानते हैं कहाँ है कि 6 घंटा एक स्वस्थ मनुष्य के लिए सोने के लिए क्या है, आवश्यकता है। अगर वो 20 घंटा बता देगा तो कह देगा आप तो मानसिक संतुलन खराब हो गया आपका, तो इसलिए कि आप उतना सो ही नहीं पा रहे हैं। निकल गया है टॉप फर्स्ट में, अब इतना डिवाइन पावर नहीं होगा, अच्छी बात है, निकल गया है तो ठीक। वो हाँ, मैं बता तो दिया हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम जो बताते हुए बतिया रही होगी इनकेस क्या। इंटर में आप 8 लेके पढ़ लीजिए ना, अगर आपको शुरू से डिसाइड कर लिया कि मुझे पीसीएस आईएएस परीक्षा देनी है, बैग था निकल गया, तो तू अनहोनी बता रहे हैं या तो बोर्ड से सेटिंग रह लो, तब इतना जान लीजिए। हाँ निकला हो, कुछ भी निकला हो, इतना भी थोड़ा हम लोग बेवकूफ़ हैं कि जो अब ग्रेजुएशन में 5 पेपर में बैक लग गया है, आके आईएएस में फर्स्ट रैंक लेके आ गई है, मेंस में भी हो, मजाक है क्या, ठीक। वो अलग बात है, लोगों को हतोत्साहित करने के लिए सब पेपर वाले दिखाते हैं। बात समझी ना, ठीक। चलिए उस पर बात ही नहीं करेंगे अब, चलिए आगे देखिए क्या है। लिखिए एलन के अनुसार, किसी को भूलना नहीं चाहिए अब, ठीक है। लिखिए अगला परिभाषा लिखिए इसमें। संप्रेषण अर्थों का एक पुल है, संप्रेषण अर्थों का एक पुल है, संप्रेषण अर्थों का एक पुल है, पुल, अरे नहीं पुल लिख रहे हैं तो सेतु लिख लीजिए। संप्रेषण अर्थों का एक सेतु है जिसमें कहने, सुनने, समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है, जिसमें कहने, सुनने, समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। समझ बात, यह बात को थोड़ा सा व्यवस्थित लिख दिए, वही आपकी परिभाषा हो गई है। मैं बताया था कि आप जब पहली बार माइक्रो टीचिंग कराने जाते हैं तो किसके किसके बीच में होता है, अपने ही सहपाठियों के बीच में होता है, और वहाँ पे सहपाठी छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं के बीच में होता है। मतलब कक्षा में ही आपको कौशल का विकास कराने के लिए सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है। जब कौशल का विकास हो जाता है तब आपको 1 महीने 28 दिन या 21 दिन की विद्यालय में ट्रेनिंग के लिए बच्चों के सामने वास्तविक शिक्षण के लिए क्या किया जाता है, भेजा जाता है। समझ रही बात ना।
बीटी से जो किया होगा प्रत्येक सेमेस्टर में गया होगा, डीएलएड जो भी किया होगा। अब बीएड वाले बताए थे राजा होते हैं 3 मतलब चारों सेमेस्टर में से एक बार 1 महीना के लिए जाते हैं। बात समझ गई ना? सोच लीजिए कहाँ जाते हैं। ठीक, ये लिए कुछ को पता रहता है पहले से। बात समझ गई ना? ठीक, मजाक क्या कर, सच्चाई बता रहे हैं। चलिए देखिए अगला देखिए यहाँ पे क्या है। तो यही बात कहा गया है कि एक अर्थों का पुल है। पुल का मतलब क्या होता है? पुल क्यों बनाया जाता है पता है? हाँ, ये मत कहिए कब पानी बहावे के, नाला होता है पानी बहाने के लिए, पुल नहीं बनाया जाता है। ठीक है ना? क्योंकि ट्रेन चलवावे के, अरे हम ट्रेन नहीं चलवाएंगे, वही तो पुल बनवाएंगे। बात समझिए ना? पुल का मतलब होता है 2 किनारों को, बस पुल जब भी पूछेगा, सेतु पूछेगा, इतना बताइएगा 2 किनारों क्या करेगा वो। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, बच्चा अभी जो होता है, जो जाते हैं, उसके अंदर शिक्षक का गुण अभी आ रहा होता है, आ रहता है ना, वह आता है और शिक्षक बनने की प्रक्रिया कंप्लीट करता है। उसी बीच में जो प्रक्रिया होती है संप्रेषण की, वही क्या कहलाता है? क्या बोलते हैं? संप्रेषण कहलाता है, सेतु कहलाता है। बात समझिए ना? अगला क्या लिखे हैं, उस जब वहाँ पर सीखता है तो अपनी बात को कहने का, छात्रों की बात को सुनने का। आप जब पढ़ा के जाते हैं देखते होंगे, आप ही के सहपाठी आपके पढ़ाने में क्या निकालते हैं? कमी। कमी का अर्थ क्या होता है? फीडबैक, या तो उसी को आलोचनात्मक प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि आपके पढ़ाने में यह कमी थी। कमी क्यों बताया जाता है? सुधारने के लिए। कमी का अर्थ मत समझिएगा कि बुराई, उस कमी का अर्थ है कि क्या करना है? सुधारने के लिए। सुधारने के लिए बताया जाता है कहने, सुनने, समझने की क्या होती है? व्यवस्थित तथा सतत, मने लगातार। ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन पढ़ा के 1 महीना बाद बस हो गया, ये लगातार चल रहा होता है। मैं बता दूं, जब आपका ट्रेनिंग में बीएड या बीटीसी या डीएलएड में एडमिशन होता है, उसी दिन से आप मास्टर बनने की योग्यता क्या हो जाती है? आपके अंदर आ जानी चाहिए। इसीलिए देखे होंगे लड़कियां तो नहीं, लेकिन लड़का तुरंत कहाँ मास्टर साहब, बीएड में एडमिशन हो गया था वही तुरंत क्या मास्टर साहब। बात समझिए ना? इतिहास आज का पता है, कोई लड़की किसी लड़की को मास्टराइन नहीं बोली होगी। कोई बोली है? कब वो नहीं बोली होगी, सीनियर को बोली होंगी। तब अगर मैं बोली भी सीनियर को बोली होंगी, अपने सहपाठी के कब्बो नहीं बोली होंगी। अमन बोलेंगे नहीं बोले हैं? चला, दिस इज कुछ होता ना अपवाद, तो दिस इज आप अपवाद है। लिखिए आगे, हम लोग फ्रेंड की तरह रहते हैं ना, हम लोग कहाँ की तरह रहते हैं? हम लोग तो महा फ्रेंड रहते हैं और अच्छी शेयर कर देते हैं, आपको क्या पता है? चलिए देखिए, लिखिए एक परिभाषा, और क्या लिखिए, आप दिमाग दूसरा लगाते हैं। लिखिए एडगर डेल के अनुसार, एडगर डेल के अनुसार इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, रीट में पूछी गई थी परिभाषा। राजस्थान टेट अभी जो हुआ था उसमें परिभाषा में पूछी गई थी, एडगर डेल के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा निम्न में से है। वो ऑप्शन ही लेंदी बना दिया था। क्या बना? चारों ऑप्शनों में 4 परिभाषा लिखा था और लिख दिया था एडगर डेल के अनुसार पहचानिए। अब समस्या हो जाएगी। एक परिभाषा होती तो आप क्या निकालते? एडगर डेल, लुइस एलन, इजी मेयर, जो हेमन दिया रहता तो आप आसानी से कर लेते। अब क्या लिख दिया था? निम्न में से परिभाषाएं एडगर डेल की है संप्रेषण की। अब ढूंढिए 4 परिभाषा। बात समझ गई ना? अब परिभाषा हो गई, ऑप्शन बहुत लेंदी हो गया था, पढ़ते ही लड़का का दिमाग क्या हो गया? आउट। यही ना होता है, इस तरीके से भी सवाल बनते हैं। लिखिए एडगर डेल के अनुसार लिखिएगा, संप्रेषण विचार विनिमय के साथ, संप्रेषण विचार विनिमय के साथ, संप्रेषण विचार विनिमय के साथ विचारों तथा, संप्रेषण विचार विनिमय के साथ विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। विचारों तथा
भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यह क्या है? प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया? संप्रेषण की है। किसने बताया हुआ है? एडगर डेल ने। कहते हैं विचार विनिमय क्या होता है, क्यों बताएगा? आदान प्रदान। विचार विनिमय किस विधि को जन्म देता है? विधि। कोई बोला है? वाद विवाद विधि। लिखवाए होंगे। वाद विवाद विधि, संवाद विधि, या क्या वार्तालाप विधि, या उसी को विचार विनिमय विधि के नाम से भी प्रतिपादक कौन है? प्लेटो। कौन है? प्लेटो। ठीक, विधियां पढ़ जाइएगा। हाल ही में एगो टेस्ट होने वाला है। ठीक, 3 गो सवाल विधि से है, विधि के प्रतिपादक से। बात समझी ना? वो बता दें कौन, तो फिर पेपर ले लो का मतलब बता देते। हाँ क्या? अच्छा, इतना इनको नहीं पता है कि अधिगम के हिस्से में एगो विधि लिखवाए हैं, अधिगम प्रभावशाली विधियां ना लिखवाए हैं। कुल मिला के कमी निकाले की चाहिए, बस हम इतना जानते हैं। दुनिया का कितनों बढ़िया मास्टर से पढ़वा लीजिए, कमी पक्का बच्चे निकाल देते हैं, समझ लीजिएगा। ठीक, अधिगम की प्रभावशाली विधियों में मैंने लिखवाया करके सीखना विधि, वार्तालाप विधि, ये सारी चीज लिखवाए हैं, वही से दिया लें तो क्या लगा था, मतलब हम छोड़ देंगे अपनी कमी। ठीक, देखिए लिखवाए होंगे, ठीक है ना। वो अलग बात है कि आप कमी निकाल कर दी, सर हम पढ़े ही नहीं थे। छोटे लड़के सर हम उस दिन अभी नहीं किए थे, मुर्गी मर गई थी हमारी। ठीक, वो अपनी जगह है। ठीक है, लिखिए एडगर डेल की परिभाषा। ये जितनी परिभाषाएं थी, किसकी परिभाषाएं थी? संप्रेषण की। अब समझिएगा, आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए दोनों परिभाषा पढ़ जाइएगा, रट जाइएगा। ठीक, एडगर डेल की और लुईस एलन की, यह दोनों परिभाषाएं एकदम क्या करिएगा, पढ़ जाइएगा, रट जाइएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से संप्रेषण में कोई परिभाषा पूछी नहीं जा रही है, तो उम्मीद है कि अगले जो भी टेट या सुपर टेट होगा उसमें संप्रेषण की एक परिभाषा आपके एग्जाम में आएगी आएगी। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं संप्रेषण का सिद्धांत। हेडिंग डाल लीजिएगा, संप्रेषण का सिद्धांत। इतने में किसी को समस्या? अच्छा हाँ, प्रकार छूट गया है, लिख लीजिए संप्रेषण के प्रकार, सिद्धांत बाद में। संप्रेषण के प्रकार लिख लीजिएगा। संप्रेषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 होता है। एक लिखिएगा शाब्दिक संप्रेषण, और एक क्या होता है? अशाब्दिक संप्रेषण। संप्रेषण के प्रकार की बात अगर करेंगे, संप्रेषण के प्रकार कितने होते हैं? 2। एक आपका होता है शाब्दिक, दूसरा क्या होता है? अशाब्दिक। अब शाब्दिक में कौन कौन सा आएगा? शाब्दिक में मुख्य रूप से मैं बता, भाषा भी लिखवा है ना, अब उसमें आपका आ जाएगा एक तो क्या, मौखिक, और दूसरा क्या आ जाएगा, लिखित। कैसे होगा, कैसे इसे शाब्दिक कहेंगे? शाब्दिक में शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जब हम बोल रहे हैं तो आप शब्द निकल रहे हैं ना, और शब्दों को आप पहचान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसके बाद से क्या कर रहे हैं, मतलब विचारों का प्रदान कर रहे हैं। अब विचारों का आदान प्रदान हो गया, अर्थात क्या कहला गया, और कैसे संप्रेषण हो जाएगा, लिखित। लिख कर मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? आप कोई बात बोलेंगे तो हम लिखेंगे, और लिखने के माध्यम से भी संप्रेषण होता है, अर्थात यह क्या कहलाएगा। कभी देखेंगे आप लोग, जैसे क्लास में ही अगर सर जी मान लीजिए देख रहे हैं, आप बोले कोई बात नहीं करेगा, अब मान लीजिए बगल वाले से कोनो बात कहे, तब क्या करेंगे आप, तुरंतों का रफा क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। मास्टर को लगेगा क्या करेगा कि वो लिख रहा है, चाहे लिख रही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, लिखित शाब्दिक संप्रेषण हो रहा है। बात समझ गई ना। इस तरीके से भी होता है। तो अब समझिएगा, ऐसे अलावा में एगो एग्जाम में सवाल आ गया था कि अगर कोई प्रचार वाहन के द्वारा ठीक कोई संदेश जन जन तक पहुंचाया जा रहा है तो वह कैसा संप्रेषण होगा, तो वह कैसा हो जाएगा। सुना रही बात क्या? जैसे प्रचार में आता है कि इतने बजे हेलीकॉप्टर से इतने उतरने वाले हैं। हेलीकॉप्टर क्यों कहा जाता है? कि 50% जनता हेलीकॉप्टर देखे जाए,
बात समझ गई ना। बताइए, ये भी कह सकते थे ना कि योगी आदित्यनाथ या चाहे प्रधानमंत्री जी इतने तारीख को इतने के मैदान में 11 बजे आने वाले हैं, लेकिन ये बताइए क्यों लिखा जाता है कि हेलीकॉप्टर से आने वाले हैं। देखिए होता है किस लिए, संप्रेषण का प्रभाव डालने के लिए कि 50% जनता क्या देखने जाती है, हेलीकॉप्टर देखने जाती है। आज जब हेलीकॉप्टर उतर गया, उड़ गया, चला भैया वो कहा था भाषण से हमसे मतलब नहीं थे, चल ड्राइवर, अब लगे ड्राइवर खोजे। बात समझ, सच्चाई बता रहे हैं आपको, ठीक। इसलिए कि उसका संप्रेषण जो था वह उसके माध्यम से था वहां पे, तो बिना माध्यम के किसी व्यक्ति का कोई संप्रेषण नहीं हो सकता है। बात समझ गई ना। अब बात करेंगे, शादी समझ में सबको, कोई समस्या? अगला क्या लिखा गया है, मतलब शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, जब नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, सांकेतिक, ठीक। और या तो हाव भाव, कहाँ है हो बताओ थी, वाणी, स्पर्श, यह तीनों जो है वह किसके अंतर्गत आएगा, उसका एक संकेतिक दिया है, संकेत दिया जाता है। यह संकेतिक जो है, यह मान लीजिए सब समझिएगा कि हाव भाव, वाणी और स्पर्श तीनों किसका हिस्सा होता है, सांकेतिक का हिस्सा है। और ऐसे जो दिया जाए वो क्या कहलाता है, अशाब्दिक होता है। संकेत में जैसे मान लीजिए अभी मैं कहूँ कि कोई भी आप 3 भुजाओं से घिरे हुए त्रिभुज बनाना है आपको, और 4 तरीके से बनाना है, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? 3 भुजा होगी आपकी, त्रिभुज बनाना है, लेकिन चारों का पैटर्न अलग अलग होना चाहिए। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? हमने, अब कोई बच्चा का स्वर हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनाएंगे, हम तो बस यही जानते हैं 3 भुजा बनानी है तो बना दी, अब कैसे इसको बनाएंगे? अब उस बच्चे को एक हिंट बस दे दीजिए, क्या संकेत क्या दे दीजिए कि एक को आप ऐसे भी तो बना सकते हैं। अब बच्चा समझ जाएगा और अगला 2 डायग्राम अपने अनुसार भी क्या कर सकता है वो। संकेत माने हिंट होता है, समझिएगा। बात समझिए ना। अब बात करेंगे क्या, एक हाव भाव। हाव भाव का मतलब देखते होंगे कोई व्यक्ति बहुत दूर है, आपकी आवाज़ या आपकी बातों को सुनने में असमर्थ है, तब वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं आप, हाव भाव का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत दूर है, अब वहाँ से क्या करना है आपको, किसी बुलाना, किसी बुलाएंगे बताइए, क्यों कल बुलाएंगे बताइए, कैसे करेंगे तरह, ऐसे करेंगे, भीड़ में ऐसा मत करिएगा, मरा जाएंगे आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक ही व्यक्ति मान लीजिए वहाँ पर है, अब मान लीजिए आपको बताना है, फोन करा चाहे फोन नंबर दे दा, मान लो, तो वहाँ पे आपको कहना है तुरंत, कैसे होता है, हाँ ऐसे, ये लड़कियों वाला, हम लोग तो ये है, हमन लोग वाला, हाई लड़कियों वाला, ठीक है ना, इस तरह समझ जाइए। दिस इज क्या है, हाव भाव अशाब्दिक संप्रेषण हो गया, ठीक। किसको ऐसे नहीं बुलाना चाहिए, ऐसे बुलाना चाहिए, ऐसे बुला काम का बढ़ा जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या है, अगला है वाणी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वाणी का मतलब, वाणी का यहाँ पर आवाज से है। इस वाणी का समझिएगा किससे है, सिर्फ आवाज से। एक प्रचार आता है जिलेट गार्ड का, देखें आप लोग, देखे कि नहीं? आप लोग क्या देखते हो, नहीं समझ पाते हैं आप लोग, कौन सा, अच्छा साड़ी लेना होता है, तो ये होता है वहाँ पे जिलेट गार्ड का प्रचार आता है, और वो नॉर्मल वाले ब्लेड से बनाता है इस तरह, और वो आती है छनमन, और कहती है मैं साड़ी ले लूँ, तो वो कहता ऐसे कहता, और वो समझ जाती है हाँ ले लेती है, कहता देखे फंस गए ना, ठीक, कंगाली में आटा गीला हो गया ना, जिलेट गार्ड इस्तेमाल करिए। और इसे अब आती है जंच, क्या कहती है, मैं कैसी लग रही हूँ, आप बनाते कहता जंच रही हो, ऐसे बोलता है। बात समझी ना। जहां पर ये प्रचार है, हम नहीं कह रहे हो, प्रचार वाला कह रहा है। बात समझी ना। कहाँ कह रही हैं, कहिए, ये अपने अलग संप्रेषण हो रहा है इनका। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जब वो बोल रही जंच रही है तो क्या कर दिया वो, आज जब कटा न जाओगे, दिस इज क्या है, वाणी। बात में कभी देखे होंगे, मान लीजिए पान में खूब, अरे मुंह में खूब क्या रखे हैं, जर्दा पान रखे हैं आप, ठीक है, ऐसा कोई रखता है,
इधर ताके कहें तो करो नहीं, ठीक है ना। हम क्या रखते हैं, देखिए हमारे दांत एकदम क्लीन है, ठीक है ना, है हाँ ठीक है। तो आप लोग दूसरों का खून चूस के कितना क्लीन है। चल देखिए यहाँ पे क्या है, वाणी आवाज़ का मतलब क्या होता है। अगर आप देखेंगे मुंह पाले, आप तुझसे कहेंगे तुरंत कहेगा का मतलब हाँ, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है, कहते हैं ये तो सही लगता है, कहते हैं ये समझ नहीं पाता कि मना कर रहा है कि हाँ कर रहा है। बस में वहाँ पे संप्रेषण थोड़ा खराब हो जाता है। तो सिर्फ वाणी का प्रयोग करेंगे, मतलब सिर्फ आवाज़ निकालेंगे आप, बात समझिए ना। तो वहाँ पर होता है। और ये अब वाणी जो का प्रयोग मुख्य रूप से कुछ लोग हारण के लिए भी प्रयोग करते हैं, हारने के लिए। जैसे गाड़ी में दिया गया है वो, फिर भी आ जाएगा कौन स्कूटी के सामने तुरंत अरे ब्रेक मारे के है, ई कैले से गाड़ी रुकी, बात समझी ना। तो ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक। अगला क्या है, अगला क्या है यहाँ पर, अब समझ जाइए ऐसा कौन रोकता है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्या यहाँ पर है, स्पर्श है। हाय देखो नए नए लड़के सीखने वाले होते हैं, भले ब्रेक मार के उलट जाएंगे लेकिन आवाज तो नहीं निकालेंगे, है कि नहीं। हाँ स्पर्श की बात करेंगे, छू के, ठीक। छू के समझते हैं ना, छूना नहीं समझते हैं आप। स्पर्श का मतलब जैसे मान लीजिए दिस इज ये है, मान लीजिए आप खूब जर रहा है, जर मतलब गरम, ठीक है ना। ऐसे के पकड़िए, पकड़िए, देखो नहीं पकड़िए लेकिन उनको लग रहा जर रहा है, ऐसा है नहीं यहाँ पे, बात समझिए ना। अभी मैं बोलता ठंडा है तो क्या कर लेती, टच कर लेती। वैसे का छोटा बच्चा है मान लीजिए, और मम्मी एकदम परेशान है, ठीक, बात समझ से लड़का से आकर लड़का के, हम नहीं बोले हैं भैया, ठीक है ना, लड़का के पापा से। अब मान लीजिए लड़का बाबा जिद कर रहा, मम्मी हमके चीनी वाली रोटी बना दा, मम्मी हमके चीनी वाली रोटी बना दा। चीनी रोटी समझते हैं ना, बना दा मम्मी चीनी, अब इन आटा में भरे चीनी, तो ना मम्मी हमके परेटा भुजिया चाहिए, बात समझिए ना। ऐसा बोला तब झनक के बना रही हो मम्मी, और निको कहते ना तो नाश्ता बनल जाए हो तरह, लड़का बाग सुने कि वो लड़का बाग सुने, बात समझिए ना। अब वहाँ पर तुरंते रोटी खिलाई, लड़का कर ला ले दे अपन बाप की, आ है तर लड़का पसारा भग दे, अरे जर गया लड़का है तो छन ऐसा कट करे जिन मैं हो सकेला। देख लो कर, ये बाप ऐसा हो सकता है, बाप तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है, बाप तो फूक फूक के खिलाता है, ठीक। वो अलग हो सकता है कि ओकर फ्रस्ट्रेशन लड़का पर उतारत होके, ये हो सकेला, ठीक, बतिया रहे हैं। चलिए आगे देखिए, क्या तो हम पाप नहीं समझ रहे हैं आप लोग, आजकल वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, ठीक। कहाँ हाई देख लो वीडियो वायरल हुआ था, और एगो उथुआ में एगो ड्राइवर रहेला, किचन में एगो नया ड्राइवर बनवा रहे हैं सब, ड्राइवरवा खींच को लड़का बैठा दिया रहे, बात समझी ना। आप तुरंत खाना खेबे लेक चमाचा, लेक चमाचा मार मार के पढ़ा रहे, मार मार के खिला रहे हैं, बात समझी ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ हर परिस्थिति में ऐसा होता है, इसको आप अन्यथा न लीजिए, दिस इज ऐसा कोई करेगा ही नहीं। हम बोले ना कटकरेजिन कोई कैसा हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। ये तो बस हंसी मजाक के लिए हम आप लोग एकदम दिल पे ले लिए। हम बता हमारी बात को जो यहाँ लेगा, यहाँ पे तुरंत क्या हो जाएगा, फाट जाएगा। तो हम दिल के टुकड़े टुकड़े मुस्कुरा के चल दिए, काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक। तो ये होता, यह स्पर्श होता है, इन तीनों के साथ जो संप्रेषण होता है क्या कहलाता है। ऐसे कभी देखेंगे कुछ ही चीज़ पे आप, जब होता है एग्ज़ाम में, अगर कोई शिक्षक है कोई बच्चे को अच्छा उत्तर लिख रहा है और उसे सिर्फ मुस्कुरा देता है, अर्थात वह कैसा संप्रेषण कर रहा है, अशाब्दिक है वो, बात समझिए ना। सिर्फ मुस्कुराना, मुस्कुराना समझते हैं कैसे होता है ना, ऐसे होता है, बस ऐसे मुस्कुराना होता है। अभी वो ना कि हंस दिए रिंके पापा ऐसा, तो उनसे एक चटर लग जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं काम करेंगे। तो अशाब्दिक और शाब्दिक और अशाब्दिक दो प्रकार के क्या होते हैं, संप्रेषण होता है।
अगर मौखिक लिखित पूछेगा तो क्या बताइएगा? अगर आपको हाव भाव वाणी या स्पर्श या तो सीधा देगा सांकेतिक तो क्या बताइएगा? अशाब्दिक संप्रेषण होता है। समझ में आई बात जी? चित्र के माध्यम से अगर पॉइंटर कर रहा है वहाँ पे कंडीशन होती है वहाँ पे, जैसे हमने यहाँ बताया ना मैं अभी कि अगर मैं बोल दूँ कि 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति बनाना है आपको, तो वहाँ पर आपने बना दिया तो आप बता दिया कि यह क्या इंडिकेट कर रहा है, त्रिभुज को। अगर बच्चे को पहले ये बात बता दिए हैं और उस कंडीशन में बताएंगे तो वह क्या कहलाएगा? अशाब्दिक होगा। लेकिन अगर बच्चे को आप चित्र रख के चित्र के बारे में बता रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा? वो तो बताएंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए कोई डायग्राम है यहाँ पर, मैं बताऊँ यहाँ से गंगा निकलती है, कहाँ से? अपने घर से, ठीक है ना? नहीं, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। तो मान लीजिए यहाँ से निकलती है और बता दिया, तो रेखा चित्र के साथ साथ हमने बोला भी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वो शाब्दिक हो गया। और मैं सिर्फ चित्र प्रस्तुत करूँ, चार्ट दे दूँ, ऐसा भी होता है, चार्ट यहाँ पर डायग्राम बना दूँ और सबको बोलूँ कि सब लोग इस चित्र को बिना आवाज़ किए बताना है या दिखाना है कि किस रंग की कौन सी, अरे चित्र में कई रंग की बनी रहेंगी। मान लीजिए रेड कलर से गंगा नदी है, ब्लू कलर से यमुना नदी है, ऐसे ऐसे मान लीजिए नदी बनाई गई है और वहाँ पे बता देना है कि चित्र में रेखांकित अंकों या चित्रों के माध्यम से आप इंडिकेट करिए कि किस कलर की कौन सी नदी है। अब वहाँ पे आपको शोर नहीं करना, चित्र देखना है और आपको क्या करना है? अब क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? अशाब्दिक कहलाएगा। हमने कल एक बच्चे को पढ़ा रहे थे, पढ़ाने देख रहे थे, उसके पुस्तक में कैसे था, खरगोश और कछुआ वाली कहानी थी। तो वहाँ पर एक खरगोश और कछुआ एक जंगल में रहते थे, ऐसा लिखा था, लेकिन खरगोश की जगह खरगोश नहीं लिखा था, खरगोश का सिंबल बना था। नहीं समझ हमारी बात? और कछुआ की जगह क्या बना था? कछुआ का सिंबल बना था। बात समझिए ना? अब वहाँ लिखा नहीं था, वहाँ पर कैसा संप्रेषण हो रहा है बच्चे का? सांकेतिक हो रहा है उस बच्चे का। बात समझिए ना? अशाब्दिक होगा वहाँ पे। समझ रही है बात सबको? तो ऐसे भी दे रहा है, हमने देखा, लगा कि हाँ क्रिएटिव कर रहे हैं सब कुछ। वही सीसी पैटर्न का था, सीबीएसई में भी होगा। तो वहाँ पर ऐसे लिखा गया है कि वहाँ पर टोकरी है तो टोकरी लिखा नहीं है, टोकरी का क्या बना दिया? वो सिंबल बना दिया। सेब लिखना है तो सेब लिखा नहीं है, सेब का सिंबल बना हुआ है, जिससे बच्चे को उसके बारे में ज्ञात हो जाएगा और उससे पता चलेगा, जिससे समझ की क्या होगी उसके अंदर? विकसित होगा, समझ का विकास होगा। अगर लिखिएगा, क्या लिखना है? संप्रेषण का लिख लीजिए, उसको भी एक लिखिएगा, उसी में लिख लीजिएगा। उपयोगिता के आधार पर संप्रेषण के प्रकार। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर भी कितने होते हैं? 2 होता है। एक होता है शैक्षिक संप्रेषण, और ये होता है लोक संप्रेषण। शैक्षिक संप्रेषण कोई बताएगा? कि नहीं? बड़ी कोई भी? कक्ष में शिक्षक शिक्षार्थी के बीच में जो बातचीत होती है, जो विचारों का आदान प्रदान होता है, या पाठ्यक्रम पर जो चर्चा होती है, यह सब कैसा कहलाता है? शैक्षिक संप्रेषण कहलाता है। बात समझिए ना? अगला क्या है? लोक संप्रेषण। और कोई बताइए? हाँ, जैसे कोई किसी नेता या किसी मोदी जी का हाँ ठीक है, अगर आप किसी भी नेता, राजनेता या किसी भी वक्ता की बात को सुनकर और वहाँ सभा में कोई बात बोल रहा है, तो अर्थात यह लोक संप्रेषण, अर्थात कहाँ तक पहुँचेगा वो बात? जन जन तक। अगर कोई एक बात कही जाए, एक व्यक्ति के द्वारा बात कही जाए और जन जन तक वो बात पहुँच जाए तो क्या कहलाएगा? अगर सवाल आ जाए अगर, ठीक, कि मोदी जी के मन की बात कैसा संप्रेषण था, तो वह मन की बात कैसा था? लोक संप्रेषण था। ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग सुनेगा, ऐसा नहीं था। इस भारत की जितनी भी जनता थी वो प्रत्येक जनता क्या कर सकती है? वो सुन सकती है। यह कैसा संप्रेषण था? लोक संप्रेषण कहलाएगा। अगली कंडीशन, अगर कोई संवाद होता है, संवाद समझते हैं ना? संगोष्ठी हो रही है मान लीजिए,
किसी विषय पर, उस विषय में आप आए और अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वह बात कैसी होनी चाहिए? सार्वभौमिक होनी चाहिए। और सार्वभौमिक बात क्या कहलाती है? एक तरफा बात करेंगे आप क्या हो जाएगा? जैसे कोई बात बोल देते हैं, इनकेस एक तरफा एकदम नहीं, इधर से नहीं बोलते हैं, एक तरफा मान लीजिए एकदम लड़कों की तरफ, तुरंत आप लोग क्या कर देते हैं? विरोध। अर्थात क्या समझ में आ रहा है? कभी लोक संप्रेषण में आप एक तरफा बात, अर्थात लोक संप्रेषण में जन जन तक जो बात होनी चाहिए, उस बात में क्या होनी चाहिए? सार्वभौमिकता होनी चाहिए। सार्वभौमिकता समझते हैं क्या? कोई बताइए नहीं बढ़िया। सबके हित के लिए, ऐसी बात नहीं बोल देंगे जो एक के लिए होगा। इस बीच में देखे थे एनआरसी लागू हुआ था, कुछ संप्रदाय उस पर क्या किए थे अपनी बात, लेकिन उस बात के लिए वह अहर नहीं थे। अर्थात वह बात लोगों तक जब संप्रेषण हुआ तो लोगों में क्या फैलने लगा? द्वेष होने लगा ना। लेकिन कुछ ऐसी बात, जैसे देखते हो कोई सूचनाएं कोई जारी होती है या कोई सेवाएं जारी होती हैं, जैसे इनकेस कहा जाए कि मनरेगा में, जैसे अभी एक सर्वे के आधार पे योगी जी बताए कि हम उत्तर प्रदेश में इतने करोड़ जन नौकरी दे चुके हैं। के जोड़ के पता है? नरेगा वाला के जोड़ के कह रहे हैं कि इतना करोड़ नौकरी दे दिए हैं। नरेगा में कितना मिलता है? 220 202 रुपया है सरकारी क्या? 202 रुपये हम जानते हैं। जो भी मान लीजिए, इनकेस सामान्यतः अगर कोई मजदूर करने जाए, और मजदूरी करने जाता है गर्रा माटी, तो कितना मिलता है उसे? 350 मिलता है। फिर कहाँ से आप दे रहे हैं? कम से कम उसको उतना तो दीजिए। सही बता रहे हैं आपको, इतना मिलता है। वो अलग बात है कि तो घर का मजदूर तो 2 रुपया कम में देगा, तो कहा क्या उतना ही दे ला, ठीक है ना? ऐसे नहीं होता। उसी तरीके का है यह बात सब के लिए। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर युवा रोष में आ जाते हैं, कहाँ दिए, किसको दिखाइए? इसलिए वो बात कैसी है? सार्वभौमिकता नहीं है। और जो बात सार्वभौमिकता को प्रसिद्ध करती है वह कैसा कहलाता है? लोक संप्रेषण कहलाता है। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर हुआ? ये था आपका संप्रेषण के प्रकार में उपयोगिता के आधार पर एवं सामान्य प्रकार। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संप्रेषण का सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है,